रिया ने पूछा, और क्या गिफ्ट है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऋषभ ने कहा, वो तुम गिफ्ट देखकर डिसाइड करना, चाहिए या नहीं। रिया ने स्माइल कर दिया। ऋषभ ने रिया को बेड पर बिठाया और अपनी पॉकेट में से एक प्यारी सी रिंग निकालकर रिया की उंगली में पहना दी। रिंग बहुत खूबसूरत थी। रिया ने ऋषभ का हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, थैंक्स ऋषभ। ऋषभ भी रिया को खुश देखकर खुश था। अचानक से उसे फिर से मस्ती सूझी। उसने कहा, रिया मैंने तुम्हें इतने गिफ्ट दिए, मुझे भी तो कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए ना। रिया ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा, आई एम सॉरी ऋषभ, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं लाया है, कल पक्का से मार्केट जाकर ले आऊंगी। ऋषभ ने कहा, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए। रिया ने कहा, लेकिन अभी तो रात के 10 बज चुके हैं, अभी कैसे कुछ लाऊं। ऋषभ ने कहा, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, लाने जाना नहीं पड़ेगा। रिया ऋषभ की शरारत नहीं समझ पा रही थी। उसने कहा, ऋषभ मेरे पास सच में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको गिफ्ट में दे सकूं। ऋषभ ने फिर कहा, है रिया, अगर तुम देना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। रिया अब तक पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने कहा, क्या ऋषभ, बताओ मुझे, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए तो पक्का मैं आपको दे दूंगी। ऋषभ ने कहा, सच बोल रही हो, प्रॉमिस करो। रिया ने कहा, हाँ सच में, अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगी ना, जरूर से आपको, मैं क्यों नहीं दूंगी, आप बोलो क्या चाहिए। ऋषभ धीरे से बढ़कर रिया के पास आया और बोला, मुझे एक किस चाहिए, मिलेगा। रिया ऋषभ की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, ऋषभ फिर चिढ़ा रहे हो मुझे। ऋषभ ने कहा, नहीं तो, मैं तो सच में रिटर्न गिफ्ट मांग रहा हूँ, वो गिफ्ट जो सिर्फ तुम दे सकती हो, वो गिफ्ट जो है तुम्हारे पास। रिया कंफ्यूज सी शक्ल बनाकर बैठी थी। ऋषभ ने फिर कहा, इट्स ओके, अगर तुम मुझे मेरा गिफ्ट देना नहीं चाहती, और बेड पर आराम से लेट गया और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। रिया ने देखा तो वो बहुत संकोच में बैठी रही। फिर ऋषभ के पास आकर बोली, ऋषभ प्लीज गुस्सा मत होइए ना, मुझे थोड़ा तो टाइम दो। ऋषभ बोला, अच्छा ऐसी बात है, ओके नो प्रॉब्लम, बोलो कब तक का टाइम चाहिए। अभी 10 बजे हैं, 10:10 का टाइम ठीक है। इफ़ यू वांट 10:15 तक का भी टाइम दे सकता हूँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो रिया और फंस गई। उसने घबराते हुए कहा, ऐसे टाइम नहीं, कुछ दिनों का टाइम। ऋषभ ने कहा, एक छोटी सी किसके लिए कुछ दिनों का टाइम, रिया इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती सीखने के लिए, सच में बहुत सिंपल है, देखो सिर्फ ऐसे करना है। इतना कहकर ऋषभ ने रिया को अपने ऊपर खींचकर उसके नरम होठों को धीरे से चूम लिया। फिर बोला, देखा कितना सिंपल है, तुम कर सकती हो, यदि फिर भी मुश्किल लगे तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार हूँ, तुम जितनी बार चाहो ट्राई कर सकती हो। रिया ऋषभ के द्वारा एकदम से किए इतने फास्ट रिएक्शन से शर्म से लाल हो गई थी। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ऋषभ ने अपने मोबाइल से उसकी और खुद की एक पिक निकाल ली और फिर हंसकर बोला, अब बोलो, करनी है प्रैक्टिस। रिया को समझ आ गया कि ऋषभ उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने ऋषभ के सीने पर से सर उठाकर उसे धीरे मुक्के से मारना शुरू कर दिया और बोली, ऐसे कोई परेशान करता है क्या किसी को, आप बहुत बुरे हो। ऋषभ ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो बोली थी कि मैं बहुत लकी हूँ, आपके जैसा पति मिला, अब कह रही हो कि मैं बुरा हूँ। तुम एक बार डिसाइड करो, मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ या बुरा। रिया ने गुस्से से आंख बड़ी करके उसकी तरफ देखा और बेड पर अपनी तरफ जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर करवट लेकर लेट गई। ऋषभ ने देखा तो वो भी ब्लैंकेट में घुस गया और पीछे से जाकर रिया को हक कर बोला, नाराज हो गई क्या? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब नहीं चिढ़ाऊंगा। रिया ने सीधा लेटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, पक्का प्रॉमिस करो, ऐसे नहीं चिढ़ाओगे मुझे? ऋषभ ने हंसकर कहा, पक्का प्रॉमिस। ऋषभ ने उसे प्यार से बाहों में भर लिया और बोला, तुम बहुत प्यारी हो रिया, बिल्कुल बच्चों जैसी भोली, तुम्हें तो गुस्सा भी करना नहीं आता। मुझे तो लगा इतना चिढ़ाने के बाद आज रात को तुम मुझसे पैर दबाओगी। रिया ने हंसकर कहा, हाँ कराना तो वही चाहिए आपके साथ, पर छोड़ो, माफ किया। ऋषभ ने उसे प्यार से देखा और बोला,
अगर हाँ कहोगी तो दबा दूंगा पैर भी। इस बार रिया को ऋषभ की बातों में शरारत समझ आ गई। उसने कहा, ऋषभ एनफ नाउ, सो जाइए, कल ऑफिस जाना है आपको। ऋषभ भी हंस दिया और रिया को गुड नाइट कहकर चुपचाप से लेट गया। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। सुबह 7 बजे अलार्म बजा तो दोनों उठे। रिया फिर से ऋषभ की बाहों में आराम से सोई हुई थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और ऋषभ की तरफ देखा। सोता हुआ बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। रिया ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। ऋषभ ने भी आंखें खोलकर उसको एक प्यारी सी स्माइल दी। ऋषभ ने रिया को बाहों में भरकर प्यार से चूमकर कहा, मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। रिया के गाल लाल हो चुके थे। उसने ऋषभ के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मीठी मीठी गुड मॉर्निंग, उठ जाइए आप। ये कहकर वो जाने लगी तो ऋषभ ने कहा, अरे सच में मीठी तो करके जाओ। रिया, जो अब ऋषभ को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, हंसकर उठते हुए बोली, मेरी बोली ही इतनी मीठी है, आपकी सुबह अपने आप मीठी हो जाएगी मेरे बिस करने से। ऋषभ ने कहा, ओहो, सुबह सुबह सिक्सर मार दिया आज तो। रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आपसे ही सीखा है जी। ऋषभ ने उठते हुए कहा, रुक मैं बताता हूँ अभी। रिया ऋषभ को जीप चुराकर बाथरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नहाकर बाहर आई। आज उसने एक नीले रंग की कुर्ती पहनी थी। ऋषभ भी तब तक उठ चुका था। उसने रिया को देखा तो बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। रिया भी मुस्कुरा दी। उसने कहा, जल्दी रेडी होकर आ जाना, मैं नीचे जाकर नाश्ता बनवाती हूँ। ऋषभ ने ओके कहा और वो भी नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और ऋषभ ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा। आज रिया फिर से उसे गेट तक छोड़ने आई। ऋषभ ने देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रिया के पास आकर उसे हग किया और उसका माथा चूमकर जाने लगा। जाते जाते रिया ने पूछा, ऋषभ, मैं आपकी स्टडी में से पढ़ने के लिए कुछ बुक्स ले लूं? ऋषभ ने कहा, ऑफ कोर्स ले सकती हो। बुक शेल्फ की चाबी कंप्यूटर टेबल के ड्रॉर में है। चलता हूँ, दिन में फोन करूँगा, बाय। रिया भी ऋषभ को बाय बोलकर अंदर आ गई। रिया ने आज नहाकर घर के हॉल में एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। दिया बाती करने के बाद वो ऊपर रूम में चली गई। ऋषभ पर उसका भरोसा बढ़ने लगा था। वो खुद अपनी परिस्थितियों से समझौता कर पुरानी यादों से आगे बढ़कर जो अब उसकी किस्मत में लिख गया था, उसी के साथ खुशी से जीना चाहती थी। उसने अपने बेडरूम को भी अच्छे से जमा दिया था। रूम में नए कर्टन्स लगवाए, घर को बहुत आरामदायक माहौल में ला दिया। ऋषभ भी रिया को इस प्रकार घर में देखकर बहुत खुश होता। उसे अब घर सच में घर लगने लगा था। इसी प्रकार के रूटीन में रिया के 1-2 महीने निकल गए। रिया और ऋषभ के बीच दोस्ती और विश्वास का रिश्ता गहराने लगा था। ऋषभ का उससे सुबह शाम थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग, रात को एक दूसरे की बाहों में सो जाना, रिया का ऋषभ की सब चीज़ों का ध्यान रखना एक आदत बनने लगा था। उसने इस बीच कई बार ऋषभ से ऑफिस ज्वाइन करने को कहा तो ऋषभ उसे इस समय सिर्फ सेहत पर ध्यान देने के लिए कहता। रिया भी अब घर से इतना जुड़ चुकी थी कि उसे अपना परिवार सब कुछ लगने लगा था। ऋषभ और ये बच्चा, इन्हीं के बारे में सोचना और उन्हीं को रिया अपनी दुनिया समझने लगी थी। डॉक्टर के चेकअप में भी रिया की सेहत में काफ़ी सुधार नजर आया। रिया की माँ और बहन भी बीच बीच में रिया और ऋषभ से मिलने आते रहते थे। ऐसा करते करते 6 महीने का समय निकल गया। ऋषभ भी रिया से सच में मन से प्यार करने लगा था और रिया भी दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रिया ऋषभ के स्टडी रूम में चली आई। उसे ऋषभ का स्टडी रूम बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बहुत सी किताबें थीं, सब करीने से लगी हुई हैं। उसमें से रिया कुछ ना कुछ लेकर पढ़ती रहती है या फिर ऋषभ के कंप्यूटर पर कुछ ऑनलाइन काम करती रहती। आज भी रिया ने 3-4 बुक्स लीं और वहीं चेयर पर बैठकर पढ़ने लगी। दोपहर को नीलम खाने के लिए बुलाने आई तो रिया ने उनमें से एक बुक पास रखी और बाकी सब शेल्फ में लगाने लगी। उसी में से एक बुक गलती से रिया के हाथ से छूटकर गिर गई। उसमें से कुछ तस्वीरें निकलकर जमीन पर गिर गईं। रिया ने उन तस्वीरों को उठाया तो देखकर वह सन्न रह गई। ऋषभ के एक लड़की के साथ बहुत नज़दीकी फोटोज थे। उसने देखा लड़की कोई 24-25 साल की उम्र की थी और बहुत खूबसूरत थी।
ऋषभ और वो शिकारे में एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। दूसरी तस्वीर बर्फ की वादियों की थी, जहाँ ऋषभ ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। रिया उन फोटोज को देखकर सन्न थी। उसे ध्यान आया, शायद ये ऋषभ की गर्लफ्रेंड होगी, जिसके बारे में ऋषभ ने उसे शादी से पहले बताया था। लेकिन उस दिन के अलावा ऋषभ ने कभी कोई जिक्र इस बारे में नहीं किया था, न ही रिया के अतीत के बारे में कुछ पूछा था। रिया पिछले 6 महीने में ऋषभ के बहुत करीब आ गई थी। वो उस पर पूरी तरह से भावात्मक रूप से निर्भर होने लगी थी। उसकी कोई भी तकलीफ में ऋषभ ने उसे अकेला नहीं छोड़ता था। इसलिए भले ये ऋषभ का अतीत था, लेकिन उस सहेज कर रखी गई इन तस्वीरों से रिया को तकलीफ हो रही थी। खुद को संयत कर रिया नीचे खाना खाने आई और जल्दी से खाना समाप्त करके ऊपर बेडरूम में चली आई। वो न चाह कर भी उन तस्वीरों को अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। बार बार ऋषभ और उस लड़की के चेहरे और दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार उसे याद आ जाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। शाम को जब ऋषभ घर आया, उसने देखा हमेशा चहकती रहने वाली रिया आज न हॉल में है न किचन में। ऐसा शादी के बाद पहली बार हुआ था। वो ऊपर आया तो उसने देखा रिया सोई हुई है। उसका जी घबरा गया। उसे लगा कहीं रिया की तबीयत तो खराब नहीं है। उसने रिया के सिर को छू कर देखा, सिर गर्म नहीं था। फिर उसने प्यार से रिया को कंबल उड़ाया और बाहर आकर नीलम से पूछा, रिया की तबीयत तो ठीक है ना? उसे दिन में कोई दिक्कत तो नहीं थी? नीलम ने कहा, नहीं, सुबह सब काम करके मैडम पढ़ रहे थे स्टडी में, फिर खाना खाने आए और बाद में जाकर सो गए। नीलम ने कहा, ऐसा होता है इस टाइम में, उन्हें थकान होगी इसलिए शायद सो गई होंगी। ऋषभ ने ओके कहा और वापस अपने रूम में आ गया। उसने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर बाथरूम से आया और फिर नीचे जाकर नीलम से फ्रूट जूस बनवाकर ऊपर रूम में ले आया। उसने प्यार से रिया के सर पर हाथ फेरकर उसे उठाया और कहा, रिया उठ जाओ, शाम हो गई है। रिया ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा शाम हो चुकी है और ऋषभ उसके सामने बैठा है। रिया उठकर बैठ गई और बोली, आप कब आए? ऋषभ ने कहा, अभी थोड़ी देर हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास चलें। रिया ने कहा, नहीं, तबीयत ठीक है, वैसे ही आंख लग गई थी। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भरकर हक किया और बोला, तुम्हें इस तरह सोता देखकर मैं घबरा गया था। ये पहली बार है जब शादी के बाद आज तुम मुझे नीचे हॉल में नहीं मिली। मुझे चिंता होने लगी थी। रिया ने ऋषभ को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में अब भी दिन वाले फोटो घूम रहे थे। ऋषभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, आज मेरा चांद उदास क्यों है? क्या हुआ? बताओ मुझे। ऋषभ के इतना कहते ही रिया की आंखें फिर भर आईं। उसने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, पता है ऋषभ, आप कब मेरी जिंदगी बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। इन 6 महीनों में जब से हम साथ हैं, आपकी इतनी आदत हो गई है मुझे कि आपसे दूर होने के ख्याल से मेरा जी उठ जाता है। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रिया को इतना सहमे सुबकते देखकर ऋषभ ने उसे फिर से कसकर अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? मैं जी सकता हूँ क्या तुम्हारे बिना? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि जब तुम मुझे पूरे मन से अपना लो तो तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ। आज हम दोनों के बीच जो एक आखिरी दीवार थी, उसे भी तुमने हटा दिया। ये कहकर ऋषभ ने रिया के प्यारे से चेहरे को चूम लिया और कहा, ये आंखें हंसती हुई अच्छी लगती हैं, आंसू नहीं चाहिए मुझे। रिया ऋषभ की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ऋषभ ने रिया के पेट पर हाथ रखकर पूछा, आज हमारे छोटे नवाब ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिया ने नामे गर्दन हिला दी। ऋषभ ने टेबल पर से जूस का गिलास रिया को दिया और कहा, इसे गटागट पी जाओ, फिर हम थोड़ी देर गार्डन में वॉक के लिए जाएंगे। रिया ने जूस का गिलास पी लिया और ऋषभ से कहा, ऋषभ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋषभ वहीं बेड पर रिया के पास बैठ गया और बोला, कहो, आज तो मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। रिया ने कहा, ऋषभ, क्या आपको हमारी पहली मुलाकात ध्यान है? ऋषभ ने कहा, बिल्कुल ध्यान है। हाँ, ड्रिंक के बाद रूम में क्या हुआ वो नहीं ध्यान, लेकिन उसके पहले का सब ध्यान है। रूम में जाने के बाद पता नहीं तुमने क्या किया बेचारे गरीब लड़के के साथ।
ऋषभ की बात सुनकर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने कहा, मैं उस बारे में नहीं कह रही, मैं तो कुछ और पूछ रही हूँ। ऋषभ ने शरारत से कहा, ओके चलो ना फिर से वो सीन प्ले करते हैं, लेकिन इस बार होश में। मुझे तो उस बार का कुछ भी याद नहीं है। आई वांट टू लिव दैट मोमेंट्स वन अगेन। आज तो तुमने अपने प्यार का इजहार किया है, अब तो पूरे हक से मैं वो पल जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो रिया को इधर उधर गुदगुदी करने लगा। रिया ने आंखें बड़ी करके ऋषभ को देखा और कहा, ऋषभ नो मस्ती, मुझे कुछ और पूछना है आपसे, इसलिए चुपचाप सीधे बैठिए। ऋषभ ने कहा, अच्छा अगर अभी मस्ती नहीं करी तो बाद में मुझे कुछ मिलेगा क्या? रिया ने कहा, मतलब? ऋषभ ने कहा, अगर मैं अभी चुपचाप से बैठूं तो तुम्हारी हर बात का जवाब दूं तो क्या बाद में मस्ती कर सकते हैं? रिया ने कहा, वो सोचेंगे, अभी आप बैठिए सीधे तरीके से। ऋषभ ने कहा, प्लीज रिया, कुछ तो फल दो इस पति को, इतने महीने इंतजार में बिताए हैं। रिया ने कहा, ओके, लेकिन अभी मेरी बात सुनिए। ऋषभ रिया के मुंह से ओके सुनकर उस पर पूरी तरह से झूमकर उसे बाहों में भरकर चूमने लगा और कहा, अब तो तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो, लेकिन अपने वादे से मुकरना नहीं। पूछो क्या पूछना है। रिया ने सीधे बैठते हुए ऋषभ के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ऋषभ, आज स्टडी में कुछ बुक्स लेने गई थी, वहाँ मुझे आपकी और एक लड़की की कुछ इंटीमेट फोटोज एक बुक में मिले। मैं आपके पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। रिया की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, रिया वो मेरा पास्ट है, उसे पास्ट में ही रहने दो। क्यों उसे फिर से याद करके पुराने जख्म खोलना चाहती हो? मैं अपने आज में खुश हूँ, मुझे इसी में रहने दो। ऋषभ की आंखों में जो दर्द उभर आया था उसे देखकर रिया के दिल में भी एक टीस सी उठी, पर उसने खुद को संभाल कर कहा, ऋषभ, जख्मों का इलाज नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। मैं आपका हर दर्द लेने को तैयार हूँ, लेकिन आपके दिल में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ मैं नहीं झेल पाऊंगी। आपने मुझे अपनी जीवन संगिनी माना है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। प्लीज मुझे बताइए, ये जो दर्द आपकी आंखों में है, वादा करती हूँ आपको इस दर्द की गहराइयों से निकाल कर अपने प्यार के रंग भर दूंगी। मुझ पर भरोसा करिए। रिया की बात सुनकर ऋषभ खुद को संयत करके बोला, रिया, आज तक तुम्हें मैंने अपने परिवार के बारे में न ज़्यादा बताया, न ही कभी शादी के बाद उनसे मिलवाने लेकर गया। तुमने बेंगलोर के फेमस कपूर इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, वो मेरे पापा की है। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मा, बड़े भाई संदीप, मैं और मेरी छोटी बहन आकांक्षा है। मेरे मॉम और पापा शुरू से अपने सोशल क्लास के हिसाब से रहे हैं। हम तीनों बच्चों को घर की मेड्स ने बड़ा किया। कभी भी मॉम पापा के साथ बहुत गहरी बॉन्डिंग नहीं थी। संदीप को बहुत छोटी सी उम्र में ही मेरी बुआ के पास लंदन भेज दिया गया, क्योंकि उसको आगे कपूर इंडस्ट्रीज संभालनी थी। उसकी सारी पढ़ाई वहीं से हुई। आकांक्षा और मैं ही थे जो एक दूसरे के साथ थे, पर आकांक्षा जब 8 साल की हुई उसे भी लंदन भेज दिया गया। वो तो अभी 2 साल पहले ही इंडिया लौटी है। जिस लड़की की तुमने तस्वीर देखी है उसका नाम समिधा है। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली बिजनेस फ्रेंड हैं और दोनों परिवारों के बीच बहुत गहरा दोस्ती का रिश्ता है। समिधा और मैं बचपन से साथ पढ़े थे। वो मेरे अकेलेपन की साथी थी और हम दोनों ही जब से थोड़ा बहुत समझने लगे एक दूसरे के प्रति आकर्षण में बनते गए। हमारी दोस्ती, बचपन का प्यार हमारे बड़े होने तक भी वैसी ही थी। समिधा और मैंने यहीं मुंबई से अपना ग्रेजुएशन साथ साथ किया। उस दौरान हम लोग बहुत घूमे, कॉलेज से कई ट्रिप्स पर साथ गए। हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसे बेंगलोर लौटना था और मैं एमबीए करने यूएसए चला गया। समिधा को इस वादे के साथ कि वहां से आते ही मैं घर में मेरे पापा से हमारी शादी की बात करूंगा। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। उसके बिना जीवन क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता था। 2 साल की मेरी पढ़ाई वहाँ थी। मैं समिधा से बातें करता, उसके कांटेक्ट में था। सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर कुछ महीनों बाद समिधा से बात कम होने लगी। उसका कहना था उसने भी बेंगलोर में कोई कोर्स ज्वाइन किया है। पढ़ाई का प्रेशर है, टाइम जोन के फर्क के कारण वो मैनेज नहीं कर पा रही। मुझे भी उस पर पूरा भरोसा था तो इतना नहीं सोचा
और हमारी बातें कम होने लगीं। मेरे इंडिया लौटने से पहले ही पापा ने मुझे बता दिया था कि मुझे मुंबई में हमारी ये कंपनी संभालनी है। मैं भी रेडी था, मुझे इंतज़ार था अपनी पढ़ाई पूरी होने का। तुमसे मिलने से एक वीक पहले ही मैं इंडिया आ गया था। जब बेंगलोर पहुंचा तो समिधा को अपने घर में देखा। वो मुझे इग्नोर करके अंदर चली गई। मॉम ने बताया कि संदीप और समिधा ने लव मैरिज कर ली है। मैं पूरी तरह से टूट गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। समिधा से बात करनी चाहिए तो उसका कहना था जो हम दोनों के बीच था वो सिर्फ दोस्ती थी। प्यार क्या होता है ये उसे संदीप से मिलकर पता चला। संदीप, मेरे मॉम पापा, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी नज़र में भी हम लोग बचपन के साथी थे। किसी से कुछ भी कहने का मतलब था कि मैं अपने भाई की खुशियाँ भी छीन लेता, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर वहाँ रहकर मुझे घुटन होने लगी। मैं मुंबई लौट आया। यहाँ की कंपनी संभालने की जिम्मेदारी वैसे भी पापा ने मुझे दी थी। जिस दिन तुमसे पहली बार मिला था उस दिन मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया था, पर समिधा के धोखे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं उस दिन जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। नहीं जानता था जितना कुछ पीछे खोकर आ रहा हूँ, भगवान तुम जैसी हमसफर मुझे देकर सारे दुख दूर कर देगा। रिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे साथ गलत करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता था। हमेशा से मैंने ये सपना देखा था, समिधा और मेरा छोटा सा सुखी परिवार होगा। हमारे बच्चे होंगे जिन्हें उनकी माँ और पिता दोनों का भरपूर प्यार मिलेगा। उनका बचपन मेरी तरह अकेले नहीं बीतेगा। समिधा तो मेरी ज़िंदगी से खेलकर चली गई और तुम आई, तुम्हारे साथ ये बच्चा। जिस दिन मैंने तुमसे शादी की, रिया, उस दिन से सब पुरानी यादों को अपने दिल में दफन कर दिया। कई रातें हैं जो मैंने जागकर बिताई, मैं समिधा को माफ़ नहीं कर पाया। धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते जैसे मुझे ठहराव मिल गया। मैं आगे के जीवन के बारे में सोचने लगा। तुम्हारी सुलझी हुई सोच, जीवन के प्रति सकारात्मकता, तुम्हारा अपने परिवार के लिए जुड़ाव देखकर मैं कब से तुमसे प्यार करने लगा मुझे खुद ही नहीं पता चला। मैंने अपने परिवार में जब हमारी शादी के बारे में बताया तो ये उनका मेजर बिजनेस लॉस था। उन लोगों ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उसी दिन से मैंने उस घर से अपने सब रिश्ते तोड़ दिए। उन लोगों को मेरी शादी किसी अमीर घराने में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करनी थी, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा ही सुखी परिवार चाहिए था। तुमने मेरे हर अधूरे ख्वाब को पूरा किया है। रिया, मैं डरता था कि तुम मुझे अपना पाओगी या नहीं। किसी दिन तुम भी मुझे छोड़कर ना चली जाओ, लेकिन आज जब तुमने भी स्वीकार किया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, सच कहता हूँ मुझे आज तुमने जीने की एक नई उम्मीद दे दी। ऋषभ का पास्ट जानने के बाद रिया के मन में ऋषभ के लिए प्यार और बढ़ गया। रिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। ऋषभ अब शांत था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर रिया ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं, आपको भी भूख लगी होगी। रिया ने आज खाना ऊपर बेडरूम में ही मंगवा लिया और नीलम को जाने के लिए कह दिया। रिया ने खाना प्लेट्स में निकाला और बालकनी में रखी छोटी टेबल पर ले आई। ऋषभ भी वहीं बाहर चेयर पर आकर बैठा था। रिया ने उसी के पास अपनी चेयर सरका ली और एक बाइट तोड़कर ऋषभ को खिलाने लगी। ऋषभ ने कुछ भी ना नुकुर नहीं किया, चुपचाप से खाना खाया। रिया बीच बीच में खुद भी खाती जा रही थी। दोनों का खाना खत्म हुआ तो ऋषभ प्लेट्स लेकर नीचे चला गया। उसने रिया से पूछा, वॉक करने चलना है क्या? रिया ने हाँ कह दिया। पिछले 1 महीने से दोनों शाम के समय ऐसे ही गार्डन में वॉक किया करते थे। ऋषभ ने रिया का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों साथ साथ घर के बगीचे में टहलने लगे। रिया ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, हम अगर इस गार्डन में एक झूला लगवा दें तो यहाँ पर बैठकर सितारों को भी देख सकते हैं ना? ऋषभ ने कहा, हम कल ही लगवा देंगे। मैं कल ब्रोचर तुम्हें दिखा दूंगा, जो भी तुम्हें पसंद आए वो बता देना। रिया ने देखा ऋषभ उसके साथ तो था, पर शायद शाम की बातों के कारण उसका मन उदास था। 3-4 दिन बाद दोनों के बीच फिर से सब नॉर्मल हो गया और पहले की ही तरह ऋषभ रिया के साथ मस्ती मजाक करने लगा। ऐसे ही एक दिन रात को वॉक करते समय रिया ने कहा, ऋषभ, मुझे आइसक्रीम खानी है। ऋषभ ने कहा,
ओके, मैं फ्रिज से लेकर आता हूँ। रिया ने कहा, नहीं, मुझे वो नहीं, कॉर्नटो का कोल्ड खाना है, वो भी चोको चिप्स फ्लेवर। ऋषभ अब तक रिया की ऐसी जिदों से वाकिफ हो चुका था। उसने कहा, ओके, तुम ऊपर रूम में जाओ, मैं वॉचमैन को भेजकर मंगवा देता हूँ। रिया ने हंसकर हाँ बोला और बेडरूम में आकर टीवी देखने लगी। टीवी पर गाने चलाकर वो देखने लगी। 5 मिनट बाद ऋषभ भी ऊपर आ गया। उसने कहा, काका गए हैं लेने, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तुम्हारी आइसक्रीम। रिया ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो तो टीवी देखने में बिजी थी। ऋषभ ने जब देखा तो बोला, हेलो, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? रिया ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, देखो उधर टीवी पर गाना आ रहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ऋषभ भी रिया के साथ गाना एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर में वॉचमैन काका आइसक्रीम देकर चले गए। रिया ने देखा एक कॉर्नटो है और एक ऑरेंज बार, तो उसने दोनों लेकर बारी बारी से खानी शुरू कर दी। ऋषभ ने देखा तो कहा, अरे उसमें ऑरेंज बार मेरी है। रिया खिलखिलाकर हंसकर बोली, अब तो मैंने दोनों झूठी कर ली, अब ये मेरी हैं, आप अपने लिए और मंगवा लो। ऋषभ रिया के पास आया और उसकी ऑरेंज बार में से एक बड़ा बाइट खा लिया। रिया ने देखा उसकी आधी आइसक्रीम एक बाइट में ही खत्म, तो वो गुस्सा करके बोली, ऋषभ, दिस इज नॉट फेयर, आपने चीटिंग की है, मेरी आधी आइसक्रीम खा गए। ऋषभ ने रिया को गुस्सा होते देखा तो वो रिया के पास कान पकड़कर आया और सॉरी बोलते ही उसने कांटों में से भी एक बड़ा बाइट खा लिया और फिर से उसे चिढ़ाने लगा। रिया का गुस्सा अब तो और बढ़ गया। वो उठी और दोनों आइसक्रीम ऋषभ के टी शर्ट में डाल दी और जोर से हंसते हुए बोली, नाउ एंजॉय आइसक्रीम मिस्टर ऋषभ कपूर। फरवरी के महीने में आइसक्रीम से नहाकर ऋषभ की कुल्फी जम गई। उसने रिया का हाथ मरोड़कर पकड़ा और बोला, रिया, मुझे एक बार नहाकर आने दे, फिर तुझे बताता हूँ। रिया हंसते हुए बोली, मुझसे पंगा लिया तो बर्फ के पानी से नहला दूंगी। ऋषभ उसे गुस्से में देखते हुए बाथरूम में चला गया। 15 मिनट बाद जब वो नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर आया और ड्रेसिंग के पास जाकर ड्रॉअर से बाल अपने सुखाने लगा। ऋषभ इस तरह से रिया के सामने पहली बार आया था। रिया ऋषभ को देखती रह गई। ऋषभ का रंग थोड़ा गेहुआ था, लेकिन वो बहुत हैंडसम था। डेली एक्सरसाइज करने की आदत थी उसकी। ऋषभ के 6 पैक्स साफ नजर आ रहे थे। ऋषभ ने आईने में से जब रिया को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए पाया तो बोला, अगर अच्छे से देख लिया हो तो मेरे लिए कबर्ड से एक टी शर्ट निकाल दो। ऋषभ की बात सुनकर रिया झेप गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो खुद को संभालते हुए बोली, पहली बात, मैं आपको नहीं देख रही थी, और दूसरी बात, अपना टी शर्ट खुद निकालो, एक तो मेरी आइसक्रीम खराब कर दी। ऋषभ ने कहा, मैंने आइसक्रीम खराब करी या तुमने ठंडी में मुझे आइसक्रीम से नहला दिया और मैंने देखा अभी तुम मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। रिया भी गुस्सा होकर बोली, नहीं देख रही थी, अब जल्दी से कपड़े पहनो और लाइट बंद करके सो जाओ। रिया इतना कहकर बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। ऋषभ ने लाइट ऑफ कर दी और ऐसे ही आकर बेड पर लेट गया। रिया दूसरी तरफ मुंह करके अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। ऋषभ ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में पकड़ लिया, दोनों पर ब्लैंकेट डालते हुए बोला, रिया की बच्ची, अब कहाँ बचेगी मुझसे। ऋषभ की इतनी नज़दीकी रिया की धड़कनें बढ़ा गई। उसने सीधे लेटते ही जैसे देखा कि ऋषभ बिना टी शर्ट के बिस्तर में आ गया है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उठते हुए कहा, मैं आपकी टी शर्ट ला देती हूँ। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर वहीं लेटा लिया और बोला, नहीं, जरूरत नहीं है, अभी पहले मांगा तो नहीं दिया, अब आज मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ। ऋषभ की बात सुन रिया उसे मनाते हुए बोली, लेकिन ऐसे आपको ठंड लग जाएगी ना, मैं ला देती हूँ। ऋषभ ने कहा, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे ठंड नहीं लगेगी। रिया ने शर्माते हुए कहा, लेकिन ऋषभ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ ना, इट इज़ नॉट गुड। ऋषभ ने शरारत से कहा, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने कहा इट इज़ सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिया शर्म से वहीं गड़ने लगी। उसने फिर भी धीरे से कहा, ऋषभ, कुछ हो गया तो? ऋषभ रिया को टीज करते हुए बोला, अब और कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट।
जो सबसे बड़ी हो सकती थी वो पहले ही हो चुकी है। अब बातें बनाना बंद करो और ब्लैंकेट में आ जाओ ना। ऋषभ ने रिया को फिर से बाहों में भर लिया और धीरे धीरे प्यार करने लगा। ऋषभ के प्यार में रिया भी खो गई। रात की गहराइयों में दोनों एक दूसरे में डूबते चले गए। सुबह के 7 बजे अलार्म से दोनों की नींद खुली। रिया ने आंखें खोलीं तो देखा ऋषभ उसे बहुत प्यार से देखकर स्माइल दे रहा है। रिया ने अपना मुंह ऋषभ के सीने में छुपा लिया। रात के समर्पण के वो अंतरंग पल दोनों के ही दिलों में एक मिठास छोड़ गए थे। ऋषभ ने प्यार से रिया का चेहरा चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। रिया ने भी आज ऋषभ की मॉर्निंग सच में मीठी कर दी। दोनों हंसते मुस्कुराते उठे और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। ऋषभ तैयार होकर नीचे आया। उसने देखा रिया पेपर पढ़ रही है। वो उसी के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार से ब्रेकफास्ट करवाने लगा। आज दोनों का ही मन एक दूसरे से अलग होने का नहीं था। रिया ऋषभ को बहुत प्यार से देख रही थी। ऋषभ ने कहा, रिया अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मत जाओ ना आज। ऋषभ ने कहा, सच में? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ ने उससे पूछा, यदि मैं ऑफिस नहीं गया तो हम क्या करेंगे? रिया उसकी बात सुनकर शर्मा गई। धीरे से बोली, कहीं बाहर घूमने चलें। ऋषभ ने पूछा, कहाँ जाना है? रिया ने कहा, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे। ऋषभ ने ओके कहा और रिया को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आया। उसने कहा, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ऋषभ ने जतिन से बात की और थोड़ी देर में ऊपर आ गया। उसने रिया को कहा, तैयार हो जाओ। जी हम बाहर चल रहे हैं। रिया ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ ने कहा, महाबलेश्वर। तुमने कहा था ना कहीं भी ले चलूं, जो जगह मुझे पसंद हो। मुझे महाबलेश्वर बहुत पसंद है। हल्की ठंड में वहाँ घूमना बहुत रोमांटिक एहसास है। तुम्हें भी पसंद आएगा। वहाँ मेरा एक रिसोर्ट है, हम वहीं रुकेंगे। 2-3 दिन रुककर हम वापस आ जाएंगे। रिया ने कहा, लेकिन ऋषभ आपका काम। ऋषभ ने हंसकर कहा, अभी तो बोली थी ऑफिस मत जाओ और मैं खुद को 3-4 दिन की छुट्टी तो दे ही सकता हूँ। इतनी सुंदर वाइफ है मेरी, उसके साथ प्रेशियस क्वालिटी टाइम बिताना तो बनता है ना। ऋषभ ने रिया को बाहों में भरते हुए कहा, और वहाँ के मौसम में शायद तुम्हें भी कुछ रोमांच सिखा सकूं। रिया ने फटाफट से ऋषभ और खुद के लिए सामान पैक कर लिया और आधे घंटे बाद दोनों घर से निकल गए। हरी भरी वादियां, पश्चिमी घाट के वो खूबसूरत रास्ते, कार में चलते रोमांटिक गाने और ऋषभ का साथ, रिया के जीवन के ये सबसे खूबसूरत लम्हे थे। ऋषभ बहुत सेफली कार चला रहा था। बीच में एक जगह अच्छे होटल में रुककर दोनों ने खाना खाया और फिर निकल पड़े अपने सफर पर। 5-6 घंटे एक दूसरे के साथ बातों बातों में निकल गया। रिसोर्ट में आकर ऋषभ ने गाड़ी रोकी तो रिया देखती ही रह गई। पहाड़ों के बीच छोटा सा बंगला बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। गार्डन भी बहुत बड़ा और अच्छा था। बीच में एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। अंदर भी बहुत खूबसूरती से सब सजाया गया था। ऋषभ ने रिया को बेडरूम में ले जाकर कहा, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, इतने लंबे सफर से थक गई होगी, तब तक मैं कुछ करके आता हूँ। रिया ने कपड़े बदले और आराम से बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में ऋषभ भी आया और कपड़े बदलकर रिया के पास आकर अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर सो गया। शाम 6 बजे अलार्म बजा तो ऋषभ उठ गया। उसने रिया को भी उठाया। बाहर अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था। रूम में हीटर के कारण अच्छी गर्माहट थी। ऋषभ और रिया रूम से बाहर आए। रिसोर्ट के वॉचमैन की वाइफ को ऋषभ ने 3-4 दिन के लिए वहां खाना बनवाने के लिए बुलवा लिया था। दोनों ने शाम की चाय पी और रिया के साथ छत पर झूले में आकर बैठ गया। हल्की ठंड में दोनों एक शॉल ओढ़े म्यूजिक सुनते हुए ऐसे ही सुकून से बैठे रहे। दोनों को ही इतने साफ आसमान में सितारे देखना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ रिया की गोद में सर रख कर लेट गया था। ऋषभ ने रिया को प्यार से कहा, रिया मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। कितना सुकून है ना यहाँ। तुम कभी पहले आई हो क्या यहाँ? रिया ने कहा, नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ऋषभ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगहों को देखना।
वहाँ की संस्कृति को समझना, खान पान, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि कहीं जाने का सोच पाऊँ, इसलिए सिर्फ टीवी पर सब जगहों को देखा करती थी। महाबलेश्वर के बारे में भी बहुत सुन रखा था, पर कभी यहाँ आ पाऊंगी ये सोचा नहीं था। ऋषभ ने कहा, और कहाँ जाना चाहती थी? रिया ने कहा, पहाड़ मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बार मैं बर्फ के पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। ऋषभ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा कि एक बार हमारे छुटकू को आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें बर्फ के पहाड़ों पर भी ले जाऊंगा। ऋषभ की बात सुनकर रिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए काफी देर बैठे रहे, फिर नीचे आकर खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्हें पूरा महाबलेश्वर घूमने जाना था और रिया को सफ़र के कारण थोड़ी थकान भी थी। अगले दिन सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। सबसे पहले महाबलेश्वर के फेमस क्षेत्र महाबलेश्वर मंदिर में गए, उसके बाद इको पॉइंट, और फिर रिया को ऋषभ स्ट्रॉबेरी के बगीचे में ले आया। वहाँ रिया ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, शेक पिया और कॉर्न पकौड़े खाए, जो महाबलेश्वर के स्पेशल आइटम्स थे। ऋषभ ने रिया के साथ वहाँ बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। उसके बाद दोनों मार्केट आए और वहाँ पैदल घूमने लगे। वहाँ से रिया ने बहुत सारे फ्लेवर के चने लिए और जेली कैंडीज भी। रिया को वहाँ की स्ट्रॉबेरीज भी बहुत पसंद आईं। उसके बाद दोनों बेन्ना लेक पर बोटिंग करने आ गए। शाम तक वहाँ घूम फिर कर दोनों रिसोर्ट में वापस आ गए। रिया तो घूमने से बहुत थक चुकी थी। ऋषभ ने खाना खिलाकर उसे प्यार से अपनी बाहों में भर के सुला लिया। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। ऋषभ और रिया का पहला वैलेंटाइन साथ था, जिसे ऋषभ बहुत स्पेशल बनाना चाहता था। ऋषभ ने रिया को बताया कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रिया ने खुश होते हुए पूछा, क्या सरप्राइज है? ऋषभ ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक ड्रेस लाया है, आज वो ही पहनना। रिया ने देखा, ऋषभ ने उसके लिए एक लाइट स्काई ब्लू कलर का गाउन लाया था। गाउन बहुत सुंदर था, उसके साथ ही एक पर्ल सेट था। रिया जब तैयार होकर बाहर आई तो ऋषभ उसे देखता ही रह गया। प्रेगनेंसी के कारण रिया का वजन अब थोड़ा बढ़ चुका था। उसके गाल चबी चबी हो चुके थे और इस ड्रेस में वो बहुत सुंदर और क्यूट लग रही थी। ऋषभ ने भी आज रिया के मैचिंग का स्काई ब्लू कलर का हाफ शर्ट और वाइट ट्राउजर पहने थे। ऋषभ भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। ऋषभ ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थामा और रिया को रिसोर्ट के गार्डन में ले आया। वहाँ बहुत से जनों को देखकर रिया ने पूछा, ये सब कौन हैं? ऋषभ ने रिया को एक लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे रिया, तुम मुझे मेरा अंश, मेरा परिवार देने जा रही हो। ये सब पल जितने तुम्हारे लिए अनमोल हैं, मेरे लिए भी हैं। यहाँ महाबलेश्वर के मेन स्पॉट्स पर आज हम प्रेगनेंसी फोटोशूट करेंगे। ऋषभ का अपने लिए इतना प्यार देखकर रिया इमोशनल हो गई और उसने आगे बढ़कर ऋषभ को हक कर लिया। पूरा दिन आज इन बेहतरीन पलों को सजोने में चला गया। शाम को दोनों जब रिसोर्ट लौटे तो ऋषभ ने फोटोग्राफर से कहा कि उसे किस तरह इन सब फोटोज का कॉलेज बनवाना है। उसे ये मुंबई पहुंचने से पहले सारे फोटोज अपनी मुंबई वाले घर में लगवा देने थे। ये भी रिया के लिए ऋषभ का एक और सरप्राइज था। इसके बारे में उसने रिया को कुछ नहीं बताया था। जतिन को कहकर सब अरेंजमेंट करवा दिए थे। रिसोर्ट में थोड़ी देर आराम करके रात को दोनों ने वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर किया और फिर रिसोर्ट लौट आए। ये रात भी दोनों के लिए बहुत खास थी। रिया ने ऋषभ को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसे भी ऋषभ के साथ ये पल अपनी संपूर्णता का एहसास दिलाते थे। ऋषभ और रिया के 2 दिन और ऐसे ही महाबलेश्वर में बीत गए। इन स्पेशल मोमेंट ने उन्हें और एक दूसरे के करीब ले आया था। रविवार को वो दोनों वापस मुंबई के लिए निकल गए। रिया का तो वहाँ इतना मन लग गया था कि उसने ऋषभ से प्रॉमिस लिया कि हर साल वो रिया को इस वक्त महाबलेश्वर लेकर आया करेगा। रिया और ऋषभ वापस मुंबई लौट आए। आते ही ऋषभ ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दोनों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन ऋषभ ऑफिस से घर आया और उसने कहा कि उसके घर से आकांक्षा का फोन आया था। उसे कोई लड़का पसंद है, वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मॉम पापा एग्री नहीं हैं।
घर में काफ़ी टेंशन चल रही है। संदीप भी चाहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलोर आ जाऊं। रिया ने स्थिति की गंभीरता को समझ और कहा, ऋषभ आप होकर आइए, मैं भी कुछ दिनों के लिए मेरी माँ के घर जाने के लिए सोच रही थी। अच्छा है, इस बहाने मैं भी रह आऊंगी। ऋषभ बहुत टेंशन में था। उसने रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता अभी इस हालत में तुम्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो। जो ऋषभ उसी दिन शाम की फ्लैट लेकर बेंगलोर निकल गया। रिया भी अपनी माँ के घर चली गई। उसने निशा को भी फ़ोन करके बुला लिया। ऑफिस में उसकी सिर्फ निशा से ही बात होती थी और वो उसके लिए बिल्कुल उसकी छोटी बहन की ही तरह थी। रिया की माँ ने सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया। इतने दिनों के बाद अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर रिया बहुत खुश थी। रात में वो और निशा एक रूम में ही सोने आ गए। रिया ऋषभ के फ़ोन का इंतजार कर रही थी। ऋषभ का रात को 11 बजे मैसेज आया कि मैं घर पहुंच गया हूँ, अभी सबके साथ हूँ, कल कॉल करता हूँ। रिया ने ओके कहा और अपना ध्यान रखने के लिए कहकर गुड नाइट कह दिया। ऋषभ के घर में बहुत तनाव का माहौल था। संदीप और समिधा के बीच भी पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था। समिधा परिवार से अलग होना चाहती थी, जबकि संदीप इतने सालों के बाद घर लौटा था तो वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहता था। और उस कंडीशन में जब ऋषभ भी वहाँ नहीं है, संदीप को अलग घर बसाना ठीक नहीं लग रहा था। आकांक्षा को अपने साथ के ही किसी लड़के से शादी करनी थी जो कि ऋषभ के फैमिली के स्टेटस का नहीं था। ऋषभ के पापा मम्मी हॉल में बैठे थे। ऋषभ को जब सब स्थिति का पता चला तो वो चुपचाप बैठा सबकी बहस सुन रहा था। उसके पापा बहुत गुस्से में चिल्ला रहे थे। उन्हें इस बात की भी नाराज़गी थी कि उनके किसी भी बच्चे ने उनके मन मुताबिक शादी नहीं की। उनका कहना था उनके बच्चे अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। ऋषभ बहुत देर तक सबके बीच की बहस सुनता रहा। वो फिर उठकर वहां से जाने लगा तो उसके पापा और गुस्सा हो गए। उन्होंने ऋषभ को सुनाते हुए कहा कि और ये हमारे साहबजादे सड़क के कूड़े को उठाकर हमारे घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। पता नहीं किसकी बातों में आकर ऐसी लड़की से शादी कर ली है और आकांक्षा भी अपने ही भाई के पद चिन्हों पर चलना चाह रही है। उसके पापा के मुंह से रिया के लिए ऐसे शब्द सुनकर ऋषभ भी नाराज हो गया। आकांक्षा जो अब तक सिर झुकाए बैठे सब सुन रही थी, उसने फ्रूट प्लेट में से छुरी उठाई और अपनी कलाई पर रखकर बोली, पापा बचपन से आज तक हम आपके और माँ के प्यार के लिए तरसते रहे हैं। कभी 2 मिनट भी आप दोनों के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं था। आपने तो हम तीनों भाई बहनों को भी साथ नहीं रहने दिया। आज आप फिर हमें अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन अब नहीं। अगर हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से सांस लेने के लिए बनी है तो मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। इतना कहकर आकाश ने अपने हाथ की नसें काट लीं। ऋषभ और संदीप दोनों ने दौड़कर आकांक्षा को पकड़ा और उसे जल्दी से गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। दोनों ही भाई आकांक्षा से बहुत प्यार करते थे। वक्त पर हॉस्पिटल ले जाने के कारण रिया की जान तो बच गई, लेकिन वो बेहोश थी। रात भर दोनों भाई उसके रूम में ही बैठे रहे। रिया को अगले दिन होश आया, लेकिन उठने के बाद भी उसने जिद पकड़ ली कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां उसे किसी का भी प्यार नहीं मिलता। और जब उसके जीवन में कोई ये खुशियां लेकर आया है तो उसी का परिवार उससे वो छीन लेना चाहता है। आप दोनों को पापा ने अपनी कंपनी की बागडोर संभाल दी है, मैं कहाँ जाऊँ। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, घर वालों ने बिना मन से ही सही लेकिन उसे स्वीकार तो किया। मेरे तो कोई साथ भी नहीं है। आकांक्षा की बातें सुनकर संदीप बोला, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है आकांक्षा। तेरी ही तरह मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। जिस दिन से शादी हुई है समिधा ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो लंदन में सेटल होना चाहती है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद मैं उसे यहाँ घर में मॉम डैड के साथ रखूँगा। मैं उसे समझाकर हार चुका हूँ कि मैं ऋषभ की तरह घर से अलग नहीं हो सकता। घर के बड़े बेटे होने की मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। भले मुझे कभी भी माँ पापा का प्यार ना मिला हो, लेकिन मैं आज तो हूँ भी उन्हीं के कारण ही।
मैं भी यदि उनका साथ छोड़ दूंगा तो वो किसके सहारे जिएंगे। लेकिन समिधा कभी भी मुझे नहीं समझ पाई। आज हम दोनों के बीच इतनी दूरियां हैं कि हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन दो अजनबियों की तरह। ऋषभ सारी बातें सुनकर खामोश खड़ा था। उसने आकांक्षा का हाथ पकड़कर कहा, तुझे भी तेरे हिस्से की खुशियां मिलेंगी। तेरा ये भाई तेरे साथ है, तू जल्दी से ठीक हो जा। तेरी शादी भी तेरी पसंद से होगी और तुझे आगे बढ़ने में मैं भी मदद करूंगा। संदीप ने भी आकांक्षा का दूसरा हाथ पकड़कर कहा, प्रॉमिस, तेरा घर हम दोनों मिलकर बसाएंगे। ऋषभ ने संदीप की तरफ देखा और कहा, भाई आपने आगे क्या सोचा है? संदीप ने कहा, मेरी परेशानी का तो कोई हल ही नहीं है। दोनों खुश रहो, मैं तुम्हारी खुशियों में ही खुश हूँ। ऋषभ ने कहा, भाई समिधा घर से अलग क्यों होना चाहती है? उसे यहाँ क्या तकलीफ है? आप दोनों की तो लव मैरिज है, फिर अब ये सब। संदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो वक्त अलग था ऋषभ, मैं इंडिया आया ही था। एक दिन एक बिजनेस मीट के टाइम समिधा को उसके डैड के साथ मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आगे बढ़कर उन लोगों से बात की। उसके डैड और पापा बिजनेस पार्टनर हैं, ये मैं जानता था, लेकिन समिधा से बचपन के बाद अभी मिल रहा था। थोड़े ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो मुझसे हमेशा लंदन की लाइफ स्टाइल, वहाँ के माहौल के बारे में पूछती रहती। उस वक्त तुम पढ़ने यूएस गए हुए थे और मैं तुम्हारे यहाँ आने के बाद यहाँ की कंपनी का एक्सपेंशन लंदन में करना चाहता था। समिधा मेरी बातें सुनकर बहुत खुश होती। फिर एक दिन उसने ही अपने प्यार का इजहार मुझसे किया। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद थी। हम दोनों ने जब ये बात घर में बताई तो घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तुम इंडिया लौट आए उसके बाद से समिधा ने जिद पकड़ ली कि अब बहुत हुआ, यहाँ का काम तुम्हें संभालना है, हम लंदन शिफ्ट हो जाएं। तुम यहाँ एक सप्ताह ही रहे और फिर डैड ने तुम्हें मुंबई ब्रांच संभालने को दे दिया। तुम चले गए। मैंने सोचा कुछ वक्त निकलने दो, फिर तुम्हें यहाँ की सारी कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल कर मैं लंदन में अपनी कंपनी की ब्रांच शुरू करूँगा। लेकिन फिर पता नहीं पड़ा कि तुमने रिया से शादी कर ली और डैड तुमसे इतना उखड़े कि तुम्हें परिवार से अलग ही कर दिया। मैं उस स्थिति में बाहर सेटल होने का तो नहीं सोच सकता था, मुझे यहीं रुक कर सब संभालना था। तब से समिधा और मेरे बीच दूरियां आ गई हैं। ऋषभ गहरी सोच में डूबा था। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उसके परिवार की उलझनों का जिम्मेदार वो ही है, परंतु परिस्थितियों को ठीक कैसे किया जाए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। ऋषभ ने दोपहर में रिया से बात की, उसे भी जो चल रहा है उस सब के बारे में बताया। उस दिन आकांक्षा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। रिया भी ऋषभ का फ़ोन आने के बाद से परेशान थी। उसे भी अपने अंदर गिल्ट फीलिंग हो रही थी। यदि ऋषभ इंडिया की कंपनियां संभाल लेता तो संदीप और समिधा की जिंदगी इतनी उलझी ना होती और आकांक्षा को भी परिवार का इतना दबाव नहीं झेलना पड़ता। बहुत सोच विचार कर रिया ने इस समस्या का एक समाधान सोचा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ऋषभ को फ़ोन किया। रात के 12:30 बजे थे, लेकिन रिया जल्दी से जल्दी ऋषभ को इस दुविधा से बाहर निकालना चाहती थी। ऋषभ ने फ़ोन उठाया और सबसे पहले यही पूछा, रिया तुम ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हारी तबीयत में? रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं ऋषभ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से आपसे बात सही से नहीं हो पा रही, इसलिए इस वक्त फ़ोन किया। ऋषभ ने कहा, आई एम सॉरी रिया, मुझे तुम्हें इस तरह से वहाँ छोड़कर आना पड़ा। और फिर आकांक्षा ने इतनी बेवकूफ़ी की हरकत की। संदीप और मैं दोनों डर गए थे। रिया ने पूछा, अब कैसी है आकांक्षा? ऋषभ ने कहा, वो ठीक है, आज डिस्चार्ज मिला है, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई है कि जिस लड़के से वो चाहती है उसी से उसकी शादी करवाई जाए। आज शाम को मैं उस लड़के से मिला भी था, वो मुंबई से ही है और वहीं उसकी मुलाकात आकांक्षा से हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसने एमकॉम किया हुआ है। अभी 6 महीने पहले ही उसने यहाँ एक कंपनी में जॉब ज्वाइन किया है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके मम्मी पापा ही हैं जो गांव में रहते हैं। जितना पता किया उसके हिसाब से तो लड़का ईमानदार है। मैंने उसके यहाँ बेंगलोर की कंपनी हेड से भी बात की थी, वो दोस्त ही है मेरा।
तो उसने तो सब अच्छा ही कहा है। आज मैंने मेरी मॉम से भी बात की थी, उन्हें तो मैंने जैसे तैसे मनाया है, लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऋषभ की बात सुनकर रिया ने कहा, ऋषभ यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ सुझाव दूं। ऋषभ ने कहा, कैसी बात बोलती हो रिया, तुम्हें पूरा हक है, जो भी कहना चाहो बोलो। रिया ने कहा, ऋषभ यदि आपको ठीक लगे तो हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। आप वहाँ की सब कंपनी संभाल पाएंगे। संदीप भैया और समिधा फिर चाहें तो वो बाहर सेटल हो सकते हैं। उनकी भी लाइफ शायद फिर नॉर्मल आ जाए। और आकांक्षा की शादी के लिए उसे प्यार से समझाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, पापा भी मान जाएंगे। रिया ने जो कहा ऋषभ को भी सही लगा, लेकिन वो बेंगलोर में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा संकोच में था। उसने रिया से कहा, रिया क्या तुम यहाँ एडजस्ट कर पाओगी? मेरे परिवार ने ना तुम्हें स्वीकार किया है, ना वो तुम्हें वो मान सम्मान देंगे जिसकी तुम हकदार हो, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो ये मैं कैसे सहन करूँगा? रिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ऋषभ इसका भी हल है। हम आपके मम्मी पापा के साथ उनके घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं बाहर रह लेंगे। आपके वहां जाने का मुख्य उद्देश्य संदीप भैया की उलझन सुलझाना है। आप कंपनियों का काम दूसरे घर में रहकर भी संभाल सकते हैं। और कभी कभी यदि आपके मम्मी पापा से मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ कहा भी तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। वो मेरे भी माता पिता समान हैं, घर के बड़े हैं, उनकी कही बात का क्या बुरा मानना। सबके जीवन में सुकून रहेगा। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, थैंक यू रिया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि शायद यही सही रास्ता है, और ऐसा करके ही सब प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। आई लव यू सो मच। रिया ने हंसते हुए कहा, आई लव यू टू ऋषभ। रिया के मुंह से आई लव यू सुनकर ऋषभ के चेहरे पर भी एक सुकून की स्माइल आ गई। रिया ने फिर कहा, ऋषभ कुछ पूछें? ऋषभ ने कहा, हाँ बोलो ना। रिया ने बहुत शर्माते हुए कहा, आप वापस कब आएंगे? मुझे आपके बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपके छोटे नवाब भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी बोथ मिस यू सो मच। आ जाइए ना जल्दी से। ऋषभ भी रिया की बातें सुनकर इमोशनल हो गया। उसने कहा, तुम दोनों के बिना मैं भी तो अधूरा हूँ रिया। कल सुबह एक बार पापा और संदीप से बात करता हूँ, फिर जल्दी आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना और छोटे नवाब दोनों का ख्याल रखना। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं ध्यान रखूंगी, और आप भी अपना ध्यान रखना। सो जाइए, अब बहुत लेट हो गया। गुड नाइट। ऋषभ ने भी गुड नाइट कहा और सो गया। अगले दिन उसने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम अपने पापा और संदीप दोनों से बात की। संदीप को ऋषभ का आइडिया बहुत पसंद आया। उनके पिताजी भी थोड़ी मुश्किलों के बाद मान गए। ऋषभ ने आकांक्षा की शादी के विषय में भी अपने पापा से बात की। आकांक्षा के अपनी नसें काट लेने वाली हरकत से वो खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा फिर से ऐसी कोई हरकत करे। उन्होंने आकांक्षा की शादी के लिए भी हाँ कह दिया, लेकिन उनका कहना था आकांक्षा शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो जाए और ऋषभ के नेतृत्व में उसका हस्बैंड वहीं कंपनी का काम संभाले। यदि वो ठीक से मैनेज कर पाता है तो बाद में वो कंपनी आकांक्षा और उसके नाम कर देंगे। संदीप और ऋषभ ने खुशी खुशी इस बारे में हाँ कर दी। ऋषभ के पापा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आकांक्षा की शादी सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी। मैं अपने बिजनेस क्लास में उसके होने वाले पति को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। यदि उसने शादी अपनी पसंद से करनी है तो उसे भी मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। ऋषभ ने अपने पापा से कहा, ठीक है, मैं इस बारे में आकांक्षा से बात करूंगा। उसने फिर कहा, पापा, रिया और मैं यहाँ शिफ्ट होने के बाद अलग रहना चाहते हैं। मैं ऑफिस का सब काम संभालूंगा, लेकिन मैं रिया के साथ अलग घर में रहना चाहता हूँ। आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋषभ के पापा ने कहा, इस बंगले के साइड वाले दोनों बंगले मैंने 1 साल पहले ही खरीदे थे, ये सोचकर कि एक तुम्हें और एक संदीप को दूंगा। यदि तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। ऋषभ ने हाँ कहा और फिर सब वहाँ से उठ गए। ऋषभ ने आकांक्षा से बात की। पापा ने जो कहा सब उसे बताया। आकांक्षा ने ऋषभ की बात से एग्री किया और ऋषभ को उसके सपोर्ट के लिए थैंक्स बोला। ऋषभ ने स्माइल करके कहा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी नाउ।
और आगे से ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्रेसियस है। आकांक्षा ने ऋषभ को हक कर लिया और कहा, जी भैया, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन आप भी प्रॉमिस करिए, आप अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से भाभी को लेकर आ जाइए, मुझे मिलना है उनसे। ऋषभ ने कहा, हाँ, आज जा रहा हूँ, रात में मुंबई वापस और जल्दी से उसे लेकर आ जाऊँगा। तेरी शादी में तेरी भाभी भी तेरे साथ होगी। ऋषभ ने रिया को भी फ़ोन करके बता दिया कि वो रात के 10 बजे तक मुंबई पहुंच जाएगा। रिया भी अपनी माँ के घर से वापस आ गई थी। आज उसने खुद सब खाना अपने हाथ से बनाया था, ऋषभ की पसंद का। उसकी आंखों में इंतजार था। ऋषभ के आने की बेचैनी से वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अचानक रिया ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे लगा बेबी ने किक किया है। ये बहुत अलग फीलिंग थी उसके लिए। वो जल्दी से जल्दी ऋषभ को भी ये सब बेबी के मूवमेंट बताना चाहती थी। उसकी भोली आंखों में सिर्फ खुशियाँ थीं और था ऋषभ का इंतजार। उसे कहाँ पता था ये खुशियाँ उससे जल्दी छीन जाने वाली हैं। ऋषभ वक्त पर लौट आया। रिया दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। ऋषभ को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर ऋषभ को हक कर लिया। ऋषभ ने रिया के माथे को चूमा और पूछा, सब ठीक है ना रिया, तुम ठीक हो? रिया ने ऋषभ की आंखों में देखा। रिया की आंसुओं से भरी आंखें देखकर ऋषभ ने कहा, क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? रिया ने कहा, आई मिस्ड यू। ऋषभ, आगे से कभी मत जाना मुझे छोड़कर। इन 3 दिनों में मुझे ये एहसास हो गया है, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। बहुत बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ऋषभ ने उसे बाहों में भरकर कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और पक्का प्रॉमिस, अब कहीं नहीं जाऊंगा अकेले। जहाँ भी जाना होगा दोनों साथ जाएंगे। थोड़ी देर बाद ऋषभ हाथ मुंह धोकर नीचे आया। रिया ने खाना टेबल पर लगा दिया था। ऋषभ ने कहा, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आज? रिया ने प्लेट में खाना लगाते हुए कहा, सब आपकी पसंद का है ऋषभ। भरवा बैगन है, वेज बिरयानी है, दही बड़े हैं और स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ मूंग का हलवा है। ऋषभ ने रिया को अपने पास बिठाते हुए कहा, खाने को देखकर ही भूख तेज लगने लगी है। रिया ने अपने हाथों से ऋषभ को बहुत प्यार से एक बाइट खिलाया। ऋषभ ने आंखें बंद की और खाते हुए बोला, औसम रिया, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है, बहुत टेस्टी खाना बना है। ऋषभ की बात सुनकर रिया शर्मा गई। उसने कहा, तो फिर अच्छे से खाइए। वो भी वहीं बैठकर ऋषभ के साथ खाना खाने लगी। रात को बेडरूम में रिया ने ऋषभ की बाहों में लेटते हुए बताया कि कैसे आज बेबी ने किक किया। ऋषभ ने भी रिया के पेट पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे कोई मूवमेंट महसूस नहीं हुआ। रिया ने हंसते हुए कहा, शायद सो गया है, नेक्स्ट टाइम जब करेगा तो बताती हूँ आपको। ऋषभ ने हाँ कहा। फिर वो रिया को जो बेंगलोर में हुआ वो सब बताने लगा। उसे अच्छा लगा जानकर कि आकांक्षा उससे मिलना चाहती है। ऋषभ ने कहा, मैं यहाँ पर सब चीज़ें सेटल कर देता हूँ, 15 दिन में फिर हम बेंगलोर मूव हो जाएंगे। ऋषभ ने रिया को पापा ने जो नया बंगला लिया है उसके बारे में भी बताया। ऋषभ ने रिया को बहुत प्यार से थैंक्स कहा, उसकी सारी मुश्किलें दूर करने के लिए। रिया ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब आप मुझे थैंक्स बोलेंगे? ऋषभ ने कहा, नहीं रिया, सच में तुम बहुत समझदार हो, पर तुमने वहाँ शिफ्ट होने का कैसे सोचा? रिया ने कहा, ऋषभ, मैं चाहती हूँ मेरे कारण कभी ऐसा ना हो कि आप अपने बेटे होने का फर्ज ना निभा पाएं। संदीप भैया भी आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, तो हम क्यों उनकी तकलीफ का कारण बने? और रही बात समिधा की, तो मुझे लगता है अब आपके दिल में मैंने इतना प्यार भर दिया है कि उसको वहाँ देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषभ ने कहा, हाँ रिया, इस बार जब मैं घर गया मुझे समिधा को सामने देखकर कुछ भी नहीं लगा। पहले जो गुस्सा और नफरत थी वो भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मन से चाहता हूँ कि वो भी अब संदीप भैया के साथ खुश रहे। भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर वो ये बात ना करते तो मुझे तुम कैसे मिलती? और अब मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूँ तो समझ आता है कि समिधा से मैंने भले बहुत प्यार किया, लेकिन उस जैसी सेल्फिश लड़की के साथ जिंदगी यदि निभानी पड़ती तो मैं घुट घुट के ही रहता।
रिया ने प्यार से ऋषभ के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भूल जाइए पास्ट में जो भी हुआ, आगे सब अच्छा होगा। उधर बेंगलोर में रात में संदीप ने समिधा को सब बात बताई। उसे कहा, अब जल्दी ही तुम्हारा सपना पूरा होगा, ले जाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लंदन। समिधा ने हंसते हुए संदीप को गले लगा लिया और उससे पूछा, वैसे मेरे देवर जी कैसे मान गए यहाँ आने के लिए? संदीप, जिसे समिधा और ऋषभ के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, ने कहा, शायद रिया ने उसे समझाया। मुझे लगता है रिया बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। जल्दी ही आकांक्षा की शादी भी हो जाएगी। ऋषभ और रिया यहाँ आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे सपने पूरे कर पाऊंगा। समिधा ने कहा, हम ऋषभ और रिया, पहले मैं अपनी देवरानी जी से तो मिल लूं। संदीप ने कहा, हाँ, मैंने ऋषभ से उसकी बहुत तारीफ सुनी है, जान देता है वो उस पर। अच्छा हुआ जो रिया उसके जीवन में आ गई। मेरा भाई इतना खुश है, मुझे और क्या चाहिए। संदीप की बातें सुनकर समिधा मन में सोचने लगी, ऐसी क्या बात है उस दो कौड़ी की लड़की में जिसे ऋषभ सड़क से उठाकर लाया है कि उसने ऋषभ को इतनी खुशियां दे दी। जिस ऋषभ ने बचपन से लेकर आज तक मेरे अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। 2 दिन में उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, ना बात करने की कोशिश की। दिखाया तो ऐसे था कि मेरे संदीप से शादी करने से वो पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन ऐसा क्या जादू उस लड़की ने कर दिया कि सारे गम भर गए और वो यहाँ आने को भी तैयार हो गया। दोनों भाई उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। मिलना भी पड़ेगा उससे और समझना भी पड़ेगा। समिधा को गहरी सोच में डूबे देखकर संदीप ने पूछा कि क्या सोच रही हो? समिधा ने नकली हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, संदीप, मैं सोच रही थी बेचारी रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। आफ्टर ऑल वी आर ए फैमिली। तुम्हें नहीं लगता हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए? संदीप ने पूछा, क्या करना चाहिए? समिधा ने कहा, आप ऋषभ और रिया को जल्दी ही यहाँ बुला लीजिए। हम रिया के लिए सरप्राइज बेबी शावर का प्रोग्राम रखेंगे। वो आखिर कपूर खानदान की बहू है, इतना तो उसके लिए हम कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी 7वां महीने में ऐसा कार्यक्रम होता ही है। अब रिया के लिए ये सब कौन करेगा? तो क्यों ना हम उसके लिए प्लान करें। वैसे भी वो लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। रिया के लिए एक वेलकम पार्टी की तरह से होगी। संदीप ने समिधा को प्यार से अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम कितनी अच्छी हो समिधा, सबके लिए कितना सोचती हो। आई एम सॉरी समिधा, तुमने मुझसे एक छोटी सी चीज़ ही तो मांगी थी, वो भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और तुम्हें सेल्फिश समझता रहा। कितना गलत था मैं। बस एक बार ऋषभ यहाँ का सब काम संभाल ले, उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे सपने पूरे करूँगा। समिधा भी संदीप की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, कल ही आप ऋषभ को फ़ोन करके बात कर लेना और उन दोनों को एक वीक में ही यहाँ बुला लेना। बाकी यहाँ का सब काम मैं संभाल लूँगी। संदीप ने भी ओके कह दिया। कुछ देर बाद संदीप गहरी नींद में सो गया। समिधा अभी तक जागी थी और मन ही मन ऋषभ अपने बिताए हुए नज़दीकी पलों को याद कर रही थी। समिधा बचपन से ही ऋषभ को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। कॉलेज के दिनों में जब वो लोग मुंबई में थे, ऋषभ ने उसे प्यार का इजहार किया था। ऋषभ का स्टेटस ऐसा था कि समिधा ने फौरन हाँ कर दी। उसे ये भी पता था कि उसके डैड के बिजनेस को भी इस रिश्ते से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बाहरी तौर पर सब ठीक था, लेकिन उसे पता था कि उसके डैड पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं। इसलिए कितनी ही बार समिधा को अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता था। उसके डैड से उसके अपने बर्थडे पर एक लग्जरी कार मांगी थी वो, लेकिन पैसों की तंगी के कारण नहीं दिला पाए। ऐसे में ऋषभ का इजहार उसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का रास्ता लगा। पढ़ाई के वो साल ऋषभ के साथ उसके बहुत मस्ती में निकले। सेकेंड ईयर से उसने और ऋषभ ने एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। इस बारे में दोनों ने ही अपने घरों में कुछ नहीं बताया था। ऋषभ रिया की हर इच्छा पूरी करता, उसके कहने से पहले उसे सब ला कर देता, रोज उसे अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में कॉलेज लेकर जाता। ऋषभ के साथ रहकर समिधा को समझ आने लगा था कि भले ही ऋषभ उससे कितना भी प्यार करे, लेकिन उसकी थिंकिंग मिडिल क्लास लोगों टाइप थी। उसे समिधा से भी यही उम्मीद थी कि वो शादी के बाद एक हाउसवाइफ की तरह रहेगी और उसके लिए बच्चे पैदा करेगी। समिधा को चिढ़ थी उसकी ऐसी बातों से, लेकिन सिर्फ उसका
फैमिली स्टेटस और आगे अपने लग्जरी जीवन का सोच के वो चुप रह जाती थी। ऋषभ के एमबीए के लिए जाने के बाद वो बेंगलोर वापस आ गई। वहाँ एक पार्टी में वो अपने डैड के साथ गई थी, जहाँ उसे संदीप मिला। संदीप से वो पहले बचपन में मिली हुई थी। संदीप उसे देखते ही उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया था। ये बात समिता के डैड समझ गए थे। उन्होंने घर आने के बाद समिधा से उसकी राय जाननी चाहिए। समिधा ने मजबूरी में डैड को अपने और ऋषभ के रिश्ते के बारे में बता दिया। समिधा के डैड भी सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने समिधा को समझाया कि ऋषभ और संदीप में बहुत फर्क है। कपूर साहब ने संदीप के नाम प्रॉपर्टी का 50% शेयर किया हुआ है। ऋषभ के नाम सिर्फ 30% है और बाकी का 20% आकांक्षा के नाम किया है। संदीप फॉरेन में रहा है, वो वहीं सेटल होना चाहता है फाइनली। आगे तुम खुद समझदार हो, क्या करना है। डैड की बात सुनकर समिधा भी सोच में पड़ गई। उसे ऋषभ से कभी प्यार तो नहीं था, हाँ, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन था। लेकिन संदीप शक्ल सूरत में बहुत साधारण इंसान था। उसकी पर्सनालिटी ऋषभ के सामने कुछ भी नहीं थी। संदीप की हाइट भी काफ़ी कम थी। उसका रंग गहरा सांवला था, बिल्कुल पतला दुबला सा। वो समिधा को अपने सामने बहुत हल्का सा लगा था, लेकिन भविष्य का सोचकर उसने संदीप की इन बातों को इग्नोर कर दिया और वो धीरे धीरे संदीप से नज़दीकियां बढ़ाने लगी। ऋषभ से दूरी। संदीप ने कभी उससे नहीं कहा कि वो एक हाउसवाइफ चाहता है। उसके उलट संदीप की बातों से समिधा को हमेशा ऐसा लगा कि वो वापस लंदन लौटना चाहता है। फिर एक दिन समिधा ने खुद से ही आगे होकर संदीप से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो चाहती थी ऋषभ के इंडिया आने से पहले ही उसकी शादी संदीप से हो जाए, इसलिए उसने अपने डैड से बात कर शादी सादगी से जल्दी करवाने के लिए समझाया। पंडित जो उनके पैसे दिए होने के कारण उनकी बोल रहा था ने कपूर साहब को यही कहा कि शादी का मुहूर्त अगले 7 दिन बाद का ही है, वरना फिर 1 साल के बाद। समिधा ने संदीप से इशारों में रिक्वेस्ट करके जल्दी वाला मुहूर्त चुनने को कहा। कपूर साहब सोच के कुछ कह पाते उससे पहले ही संदीप ने आगे बढ़कर कह दिया, नहीं, 1 साल तो बहुत दूर है, 7 दिन बाद वाला मुहूर्त ही ठीक रहेगा। संदीप की खुशी इसी में है। ये सोचकर कपूर साहब ने भी हाँ कर दी। संदीप ने भी यही समझा कि समिधा उससे इतना प्यार करती है कि जल्दी से जल्दी उसकी दुल्हन बनकर आना चाहती है। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी हो गई और समिधा को लगने लगा अब वो अपने सपनों की जिंदगी जी पाएगी। संदीप ने भी यही कहा था, जैसे ही ऋषभ यहाँ आकर सब काम संभाल लेगा वो लोग लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ऋषभ यहाँ आने के बाद जल्दी ही मुंबई चला गया और वहाँ जाने के बाद उसने रिया से शादी भी कर ली। ऋषभ के ना लौट कर आने से संदीप ने भी यही की कंपनी संभाल ली। समिधा को तो ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने संदीप ने तोड़ दिए। इस 1 साल में उसने सिर्फ संदीप से नफरत की थी। उसे संदीप की शक्ल देखकर भी गुस्सा होती थी। संदीप के साथ पत्नी की तरह रहना तो उसे और नागवार गुजरता और ऐसे समय में उसे बार बार ऋषभ के साथ बिताए अंतरंग पल याद आ जाते। वो कैसे भी करके संदीप से छुटकारा चाहती थी। अब उसके मन में कपूर इंडस्ट्रीज के 50% शेयर नहीं बल्कि 100% शेयर हासिल करने का सपना था। समिधा ने आज संदीप से जब सुना कि ऋषभ और रिया कितने खुश हैं तो उसके सीने पर सांप लौट गए। उसने अपने मन में ही निश्चय कर लिया था कि जैसे भी होगा वो रिया को उसकी औकात में लाकर रहेगी। उस सड़क छाप लड़की को वो ऋषभ की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। और फिर उसने अपने मन ही मन आगे क्या करना है उसकी योजना बना ली और सुकून से सो गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।